Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about some principle of deliberation and procedure about the formation of the constitutions. And today we'll discuss about that how the inheritance of the nationalistic movement affect our Indian constitutions during the creation of the constitutions. Okay, so let's have a look. See, no constitution is simply a product of the assembly that produce it. अंडरस्टूड है कि मैंने अभी जो प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था कि कितनी डिबेट्स हो कितनी डिस्कशन होता था, तो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन इजीली फ्रेम नहीं हो सकता. असेंबली एज अ डाइवोर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया couldn't be a functions if there was no background consensus on the main principle of the constitution should be in shrink. देखिए, अब कोई भी असेंबली है या कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, वो अपने लेवल पे वर्क नहीं कर सकती जब तक उसका पीछे से यानी इनहेरिटेंटली वो मोटिवेटेड ना हो. अब यहाँ पे इनहेरिटेंट का मतलब ये है कि जब तक उस देश में होने वाली जो प्रीवियसली घटनाएं हैं, जो प्रीवियसली इवेंट्स हुए हैं, जो प्रीवियसली मूवमेंट हुए हैं, क्योंकि वो मूवमेंट हो चुके हैं और उनके क्या इफेक्ट हुए हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के बाद डिसीजन लेना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेन वर्क होता है. ठीक है, तो एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एकदम सारे डिसीजन नहीं ले सकती है जब तक वो इनहेरिटेंस डिस्कशंस और मूवमेंट्स के बारे में स्टडी ना कर ले, क्योंकि पहले वो चीज़ें हो चुकी हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है. तो अब उनको आप मेंशन करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन यू स्टडीड प्रीवियस थिंग्स, देन ओनली यू विल गेट. दीज प्रिंसिपल आर फॉर्स ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल्स फॉर द फ्रीडम्स. ठीक है, और ये प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं? एक लंबा स्ट्रगल जो इंडिया ने झेला है फ्रीडम के लिए. इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज गिविंग द कंक्रीट शेप्स फॉर द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल दैट इनहेरिट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनलिस्टिक मूवमेंट. ठीक है, ताकि नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स के जितने भी प्रिंसिपल थे उनको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. फॉर decades the process of the promulgations of the constitution the nationalistic movements has debated many questions. ठीक है, यानी कि जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पे या बहुत सी चीज़ों पे डिबेट किए गए. Relevance to makes the constitution and the shapes and the form of the government of India should have the value it should upload it. तो इन सारी चीज़ों को पहले देखते हुए कि क्या एक गवर्नमेंट होनी चाहिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो सब हो चुका है पहले ब्रिटिश के टाइम पे. तो उस सब को इनहेरिटेंटली देखते हुए कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिस थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड इन मेनी वेज. ठीक है, द इनइक्वालिटी इट शुड बी ओवरकम. क्या इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहिए? आंसर ऑफ द फोक ऑफ दीज डिबेट्स. ठीक है, perhaps with the best summary of the principle that nationalistic movement brought in the Constituent Assembly objective resolution, the resolution that defined the aims of assembly moved by the Nehru in 1946. ठीक है, this resolutions recapitulated the inspiration and the value behind the constitution. जो नेहरू जी ने 1946 में आंसर दिए, रेजोल्यूशन निकाले प्रॉब्लम को, वो एक फाइनल रेजोल्यूशंस थे और उन्होंने उन सारे एस्पिरेशन को रिकैप्चुलेट किया. What the previous sections terms as the subsistence provisions of the constitution is inspired by the summed up and the value incorporated in the objective resources. ठीक है, based on the resolutions our constitution gave the institution expression. जो पीछे पीछे रेजोल्यूशंस थे या जो प्रॉब्लम्स थी, उनके बेसिस में जो इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस थे, जो फंडामेंटल कमिटमेंट थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, जिसको इक्वालिटी बोला गया, लिबर्टी बोला गया, डेमोक्रेसी बोला गया, सोवियरिटी बोला गया और कॉन्स्मोपोलिटिशियन आइडेंटिटी बोला गया. ठीक है, दस आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेनली अ मेज ऑफ रूल्स प्रोसीजर. यानी मेज का मतलब है कि एक जाल नहीं है, बल्कि ये क्या है? इट्स अ मॉरल कमिटमेंट है, जिसमें लोगों के मॉरल कमिटमेंट भी इस्टेब्लिश हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए उसके जो मॉरल कमिटमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व ऑन दैट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. और अब हम जो डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन विच वाज बीइंग लॉन्च. इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है वन बाय वन. देखिए, पहला क्या है? सोल्यूशन कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवियन एंड रिपब्लिक कंट्री. पहला, India shall be a union of the East whiles British Indian territories, Indian states and other parts out of the British India. Indian states are links to be the parts of the union. यानी इंडिया के दो पार्ट्स होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो दूसरा जो होगा वो बिलिंग्स होगी, और उस बिलिंग के बेसिस में वो सारे के सारे काम किए जाएंगे. ठीक है, ओके. तो देखिए, जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो क्या है?
Territories forms in a union shall be autonomous units and exercise all the parts and the functions of the government and administration except those assigned टू द वेस्टेड ऑन द यूनियंस। ठीक है, जैसे जो यूनियन सिस्टम और जो स्टेट सिस्टम है हमारी कंट्री में, वो टेरिटरीज बेस्ड होगा और हर एक अलग अलग यूनियंस के अंडरटेकिंग आएगी टेरिटरीज। नेक्स्ट, ऑल द पावर ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सोवेरियन इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शेल फ्लो फ्रॉम द पीपल, यानी लोगों से चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया शेल बी गारंटेड टू सिक्योर द सोशल। ये सब वही है कि जो हमारे अधिकार है वो। इसके अलावा माइनॉरिटी और बैकवर्ड और ट्राइबल पीपल्स हैं, उन सब का कैसे करना है, क्या करना है। डिप्रेस क्लास पीपल्स है, वो सब कैसे फिनिश होंगे। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज़ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लोगों को सिटीजन्स ऑफ नेशन बनाना है। फिर लैंड वुड बी मेक्स द फुल विलिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रमोट्स द पीस एंड वेल्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशंस के रेजोल्यूशंस थे वो बनाए गए थे। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जस्ट टेक अ लुक ओवर देयर, कि हम जब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की डिस्कशन करते हैं। देखिए, द थर्ड फैक्टर्स इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि तीन इंस्टीट्यूशंस डिफाइन किए गए थे। एक आपका लेजिस्लेटिव था, और एग्जीक्यूटिव था, और जुडिशरी था, और हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन किया गया था कि तीनों को अलग अलग पावर बनाई गई थी, और एक एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के काम को चेक करके, और अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको बैलेंस कर देता था। तो दिस वाज द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विच वाज बीइंग मेड इन इंडिया। ठीक है, ओके। अब नाउ नेक्स्ट थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट विच थिंग इज बीन टेकन फ्रॉम विच कंडीशंस। कौन कौन से प्रोविजंस कौन सी कंट्री से लिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली कंपटीशन क्वेश्चन में दिस थिंग्स इज बीइंग आस्क्ड कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में लिया गया है, प्रेसिडेंसी नहीं है, पार्लियामेंट्री, वो आपका ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन था। आइडिया ऑफ द रूल्स एंड लॉ वहां से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर्स एंड हिज, ये वहां से लिया गया। लॉ मेकर वहां से लिया गया। आयरिश के लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फ्रेंच से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है। उसके बाद यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यूज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी लिया गया है। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया है, अ क्वाइंसिन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद इन द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या लिया गया है, द आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर। तो दीज ऑल थिंग्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, so this all about the whole chapters. If you have any query regarding the chapters, so you are most welcome. Draft your questions and queries in the comment box. Kindly like, subscribe or shares the videos if you like it. ठीक है, thank you very much. In the next videos we will start our new chapter. Thank you.